नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचने पर क्या विपक्ष तिलमिलाया या हैरान हुआ? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष की नज़र में तो सब कुछ पहले से ही साफ है। लेकिन संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख की मुलाकात से आरएसएस के स्वयंसेवक बहुत खुश हुए। यह खुशी कोई सामान्य खुशी नहीं है। इस खुशी के पीछे वजह ये नहीं लगती कि एक स्वयंसेवक, एक प्रचारक जो एक ताकतवर प्रधानमंत्री बन गया, वो अपने मातृ संगठन के प्रति सम्मान दिखा रहा है। इस खुशी के पीछे कहानी कुछ और निकल कर आ रही है। तो क्या ये एक दंभ के चकनाचूर होने की खुशी है? खुद को संगठन से भी ऊपर समझने का भ्रम टूटने की खुशी है? और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो मुश्किल है जो उनके संघ मुख्यालय पहुंचने के साथ ही बेपर्दा हो गई है। अपने ही प्रचारक प्रधानमंत्री से संघ प्रमुख और स्वयंसेवकों की इस नाराजगी को आज हम डिकोड करेंगे। इसकी इनसाइड स्टोरी की पूरी पड़ताल करेंगे। संघ मुख्यालय में नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक मोहन भागवत की ऐतिहासिक मुलाकात का मर्म भी समझेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। कुछ 10-12 मिनट में आपके सामने वो तस्वीर होगी जो अगले 6 महीने में शायद पूरे देश की तस्वीर बदल सकती है। आगे बढ़ने से पहले वही रोज़ाना की बात, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब तो फ़ौरन कर लीजिए और लगे हाथ लाइक वाले अंगूठे पर अपनी अंगुली भी रख दीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा विश्लेषण आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, अपने साथी, सहयोगी, परिवार और पड़ोसियों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे तो हमारे लिए ये आपका बड़ा सहयोग साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी खिसकने या सत्ता जाने का खौफ किसी सहयोगी पार्टी या विपक्ष से उतना नहीं है जितना संघ की तरफ से है। हिंदू नववर्ष के पहले दिन मोदी का यह दौरा ऊपर से कुछ औपचारिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी जी की एक मजबूरी भी थी, उनकी बेबसी भी थी, उनका डर भी था। लोकसभा चुनाव के नतीजे हों या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का मामला हो या फिर पिछले हफ्ते संघ की प्रतिनिधि सभा में उठे मुद्दे, नरेंद्र मोदी को अपने और अपनी सत्ता के भविष्य की जो तस्वीर दिख रही है वो जाहिर है कि उन्हें डर आ रही होगी। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये डर ना उन सहयोगी दलों का है जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिके रह पा रहे हैं, न ही उस मजबूत विपक्ष से है जो आंकड़ों के लिहाज से पहली बार बहुत मजबूत है, इतना मजबूत कि ज़रा सी हेर फेर से पासा पलट भी सकता है। तो फिर मोदी जी का ये डर है किस बात से? असल में सबसे बड़ा डर उसी आरएसएस से है जिसके एक प्रचारक प्रधानमंत्री खुद रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ये डर क्या है, उनको कैसा भविष्य दिख रहा है अपने लिए, इसकी बहुत सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं जिन्हें हम एक एक कर जोड़ेंगे और आपके सामने रखेंगे। वैसे पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी की राजनीति संघ को भी पहली बार ऐसे मोड़ पर ले आई कि संघ सीधे सीधे राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गया है। राहुल गांधी ने तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने तक की बात इशारों में कह दी थी। आपको याद होगा, बीते जनवरी महीने में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हुआ था, तब संघ प्रमुख ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश को असली आज़ादी 1947 में नहीं मिली, बल्कि राम मंदिर बनने के बाद मिली। राहुल गांधी ने इसे संविधान का और स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों का अपमान बताया था। राहुल ने इसी का हवाला देते हुए कहा था कि कोई और देश होता तो ऐसा कहने वाले आरएसएस के प्रमुख गिरफ्तार हो गए होते। संघ के सामने ऐसी परिस्थिति पहली बार आई है, यानी डर का एक हिस्सा संघ के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि सत्ता चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो जाए, अनंत काल तक नहीं चल सकती। ये बात संघ भी अच्छी तरह समझता है। इसलिए वो अब सत्ता को ही राजनीति और विचारधारा बनाने वाले नरेंद्र मोदी को पूरे परिदृश्य से अलग करना चाहता है। सबसे दिलचस्प तस्वीर तो
30 मार्च को संघ मुख्यालय में ही नजर आई, जब प्रधानमंत्री के चारों ओर ऐसे नेता मौजूद दिखे जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदारों की दौड़ में शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनकी कुर्सी के लिए एक चुनौती से कम नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो नरेंद्र मोदी को अपनी ही तरह एक स्वयंसेवक के तौर पर ही देखा, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठकर खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगे हैं और यहाँ तक कि खुद को नॉन बायोलॉजिकल तक बता चुके हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं। विपक्ष नरेंद्र मोदी के इन तौर तरीकों को तानाशाही का नाम देता है। बीजेपी और संघ के पुराने स्वयंसेवक भी विपक्ष के इन आरोपों के साथ जुड़ जाते हैं, जबकि स्वयंसेवक वाली सोच तो नरेंद्र मोदी ने 23 साल पहले ही छोड़ दी थी। सत्ता ही सर्वोपरि है, सत्ता ही विचारधारा है, यानी सत्ता ही सब कुछ है। इसी राह पर चलते हुए नरेंद्र मोदी खुद को इतना बड़ा बनाते चले गए, सब कुछ अपने पंजों में जकड़ते चले गए। प्रधानमंत्री मोदी की कृपा से एक्सटेंशन पर चल रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा था, आपको याद है ना? नड्डा साहब ने कहा था कि अब बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ज़रूरत ही नहीं है। राजनीति के विश्लेषक ही नहीं, संघ भी इसे नड्डा का निजी बयान नहीं मानता। न ही संघ ने इसे इंटरव्यू के दौरान झटके में निकली हुई किसी बात की तरह लिया। ये तो जग जाहिर है कि राजनीति में हर बात के गहरे मायने होते हैं, जिसे संघ ने भी समझा। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में संघ ने नड्डा की बात का बहुत खामोशी से जवाब दे दिया, अपनी अहमियत दिखा दी। चुनाव के दौरान बीजेपी की मदद से हाथ खींचा तो जिस सत्ता के दम पर नरेंद्र मोदी ने सत्ता को ही विचारधारा बना दिया था, वो सत्ता ही हाथ से फिसलती नजर आई थी उन्हें। नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दंभ 400 पार के सपने को मिट्टी में मिला दिया। गठबंधन की राजनीति ने उनकी कुर्सी बचाई। संघ ने बता दिया कि ये विचारधारा ही है जिसने नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, चाहे वो गुजरात की गद्दी हो या दिल्ली की कुर्सी। तो क्या अब संघ ये भी इशारा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता से विदाई का वक्त आ चुका है? संघ या बीजेपी, दोनों की विचारधारा कभी व्यक्ति केंद्रित नहीं रही, जबकि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते ही नरेंद्र मोदी ने वही किया जो उनका मन किया। बीजेपी के अध्यक्ष पद से लेकर राज्य दर राज्य अपनी मर्जी के और अमित शाह की पर्ची के मुख्यमंत्री बनाए। बीजेपी के तमाम दिग्गज और लोकप्रिय नेताओं को हाशिए पर डालते चले गए। अपने मिजाज के मुताबिक नरेंद्र मोदी आज भी सहयोगी दलों को अपनी सत्ता के सहारे मुट्ठी में रखने की कोशिश बेशक करते हों, लेकिन संघ ने जो सबक उन्हें सिखाया, ये उसी का नतीजा था कि 30 मार्च को पिछले 11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चोला उतारकर एक स्वयंसेवक की तरह संघ के मुख्यालय पहुंचे, सरसंघ चालक से मिले और एक स्वयंसेवक के तौर पर संघ की प्रशंसा की। ये देश के किसी भी प्रधानमंत्री का पहली बार संघ मुख्यालय पहुंचने का मौका था। अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ तक कि सत्ता में रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी भी कभी संघ मुख्यालय नहीं गए, जबकि आडवाणी तो संघ के सबसे बड़े राम जन्मभूमि आंदोलन का चेहरा थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी का नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचना एक ऐतिहासिक घटना भर नहीं है, बल्कि मौजूदा राजनीति में मोदी को मिल रही अंदरूनी चुनौतियों के सामने उनकी बेबसी की तस्वीर ज़्यादा है, जिसमें सबसे बड़ी बेबसी अपनी मर्जी का पार्टी अध्यक्ष तक नहीं चुन पाना है। प्रधानमंत्री बनते ही जो नरेंद्र मोदी अपने राइट हैंड अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बना सकते हैं, शाह के बाद अपने इशारों पर चलने वाले जेपी नड्डा को अध्यक्ष बना सकते हैं, संघ के ना चाहते हुए भी अपनी मर्जी से नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाते रह सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी आखिर नया अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? ये सब असल में सवाल नहीं, जवाब हैं। ये जवाब हैं आरएसएस और उसके मुखिया मोहन भागवत को।
आरएसएस हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच कोई बंद कमरे की व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ साफ कर दिया। संघ अब किसी भी कीमत पर ऐसा बीजेपी अध्यक्ष चाहता है जो मोदी या शाह के इशारों पर नहीं, संघ की विचारधारा पर चले। यहां व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण नहीं है कि वो संजय जोशी हों, वसुंधरा राजे हों, धर्मेंद्र प्रधान हों या कोई और, जिनकी चर्चा आप तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनते ही आ रहे हैं। महत्वपूर्ण है काम और तौर तरीका। एक स्वयंसेवक के तौर पर नरेंद्र मोदी को इसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी की सत्ता परमो धर्मा वाली विचारधारा इसकी इजाज़त कहाँ देती है। 2014 में मोदी सत्ता में स्वाभाविक रूप से आए क्योंकि यूपीए के 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और संघ की रणनीति ने देश में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ माहौल बनाया था। वो रणनीति भी मोदी ने संघ मुख्यालय जाकर ही समझी थी, लेकिन 4 साल में ही मोदी का वो करिश्मा उतरने लगा। 2018 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे 15 साल पुराने अपने गढ़ में बीजेपी कांग्रेस के हाथों पराजित हुई और राजस्थान में भी सत्ता गंवाई, जबकि 2014 के बाद से हर चुनाव का चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने हाथ से फिसलती सत्ता पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगकर बचाई, जो कि सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। उसी वक्त नरेंद्र मोदी को एहसास हो गया था कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, और उसी के बाद से मोदी ने पूरे तंत्र को अपने कब्जे में लेने का मिशन सा छेड़ दिया। आज विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यही है कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता ने कब्जा कर लिया है। इसके बावजूद 2024 में मोदी का डर सच साबित हुआ, लेकिन उसके बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर अब नरेंद्र मोदी विपक्ष के कटघरे में हैं। वो सारे आरोप भी आप सब जानते ही हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी के सत्ता के तौर तरीकों ने संघ को भी मुश्किल में डाल दिया, जिसका खुला ऐलान राहुल गांधी ने किया। जेपी नड्डा के बयान के बाद तो संघ ने भी अपने मिशन के सारथी को बदलने के लिए कमर कस ली। संघ प्रमुख ने कई मौकों पर नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें सीधे सीधे चिताया, और पिछले हफ्ते बेंगलुरु में हुई बैठक में तो सीधे सीधे मोदी की सत्ता के कई बड़े मुद्दों को सिरे से खारिज किया गया, या फिर मोदी सरकार के रुख को गलत बताया गया। संघ ने औरंगजेब के विवाद को बेमानी कहा, तो दक्षिण के साथ भाषा विवाद और परिसीमन विवाद ने भी मोदी सरकार के तरीकों को ठीक नहीं माना। अंदरूनी खबरें यही मिल रही हैं कि संघ मोदी को विदाई के संकेत दे चुका है, लेकिन अब उसके निशाने पर अमित शाह हैं, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत के पीछे अमित शाह को ही माना जाता है। इसीलिए अमित शाह को मोदी जी का चाणक्य भी कहा जाता है। संघ ने मणिपुर को लेकर पहले भी अमित शाह को आगाह किया था और बेंगलुरु की बैठक में भी नाराजगी जाहिर की थी। संघ तो महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट से भी खुश नहीं बताया जाता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली की मर्जी से नहीं, संघ की मर्जी से कुर्सी पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह का टकराव जगजाहिर है। इस टकराव के पीछे प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी के वारिस की जंग भी है, जिसके लिए अमित शाह खुद को सबसे आगे बल्कि इकलौता कैंडिडेट मानते हैं। इससे उलट संघ से जुड़े सूत्र बताते हैं कि किसी भी और नाम को संघ स्वीकार कर सकता है, लेकिन अमित शाह को नहीं। इसीलिए संघ पहले तो मोदी और शाह के प्रभाव से मुक्त किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहता है, और उसके बाद 75 साल की उम्र वाले फॉर्मूले के तहत नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद से विदाई चाहता है। नागपुर के संघ मुख्यालय में बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक बार फिर यही संदेश दिया गया है। नरेंद्र मोदी का संघ मुख्यालय पहुंचना भी इसी बात का इशारा है कि अब मोदी जी के पास ज़्यादा विकल्प हैं नहीं। इस मुलाकात में मोदी के लिए एक राहत ये ज़रूर रही कि वहाँ संघ के एक और शीर्ष पदाधिकारी सुरेश सोनी भी मौजूद रहे, जो मोदी के समर्थक माने जाते हैं।
संघ के इन तेवरों की आंच अपने बैसाखी वाले तीसरे टर्म की शुरुआत से ही मोदी जी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए वो स्वयंसेवक बनकर संघ मुख्यालय भी पहुंचे और इससे पहले फरवरी में मराठी सम्मेलन में संघ की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी संघ के उस डर की बिसात पर एक आखिरी दांव चलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जो डर मोदी के हटने के साथ ही सत्ता के फिसलने से जुड़ा है। इस डर के केंद्र में राहुल गांधी हैं, तो बिसात पर बिहार और बंगाल चुनाव से लेकर तमिलनाडु, केरल के चुनाव और दक्षिण भारत की पूरी राजनीति बिछी हुई है। मोदी की जिस सत्ता ने संघ को भी मुश्किल में डाला, संघ के सामने अपनी उसी सत्ता की ताकत को दिखाकर नरेंद्र मोदी अपनी मुश्किल दूर करने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। डर की इस दो तरफा सियासत पर हम विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल तो अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर हमने आपके सामने जो एक बड़ी पिक्चर रखी है, उसका इशारा यही है कि अगले 6 महीने में, यानी जब मोदी जी 75 बरस के हो जाएंगे, तब सत्ता की तस्वीर बदल सकती है और देश की तस्वीर भी। बदलाव की शुरुआत बीजेपी के नए अध्यक्ष के साथ ही हो जाएगी। ये बदलाव जैसा भी होगा, देश की तस्वीर को जरूर बदलेगा, क्योंकि इस बदलाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा लंबा खींच नहीं पाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, हमारी इस अपील को हमेशा याद रखिएगा। नमस्कार।